नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए समकालीन हिंदी साहित्य की विशिष्ट एवं प्रमुख साहित्यकार कल्पना मनोरमा की लिखी हुई कहानी पहियों पर परिवार। कल्पना मनोरमा जी हिंदी साहित्य की दुनिया की ऐसी कथाकार और कवयित्री हैं जो शांत रहकर अपने शब्दों के माध्यम से धमक पैदा कर रही हैं। ऐसी धमक कि जिसकी गूंज दूर तलक सुनाई देती है। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। तो चलिए सुनते हैं मेरी आवाज़ में उनकी कहानी पहियों पर परिवार। सहारनपुर ट्रांसफ़र होने की खबर फीफा डबराल के परिवार में उत्साह लेकर आई थी। मूवर एंड पैकर से लेकर बच्चों की टीसी तक के कामों का रेला सा आ गया था। माता पिता और 3 बच्चों वाले इस घर में थोड़े समय के बाद शहर बदलते रहना नियति बन गई थी। बच्चों की माँ ललिता के लिए पति का तबादला परेशानी का सबब था। नया शहर, नई बातें, नई रणनीति, नए दोस्त, नए पड़ोसी, नए बाजार, नए मनोरंजन के साधन, माने रजत और गुड्डो के लिए नव वर्ष पर कैलेंडर बदलने जैसा रोमांचक खेल और माँ के लिए अनचाही मुसीबत। मीठी 3 साल की थी। उसके लिए माता पिता ही एक शहर जैसे थे। रजत और गुड्डू अब ठीक ठाक समझदार हो चुके थे। वे दोनों पिता के ट्रांसफ़र को एक अवसर के रूप में देखने लगे थे। स्कूल में कम अंक आने पर, दोस्तों से लड़ाई होने पर, काश पापा का ट्रांसफ़र जल्दी हो जाए, रजत रट लगा देता। गुड्डो की मित्र कट्टी कर ले तो वो दूसरे शहर और स्कूल के सपने देखने लगती। ऐसा नहीं, ट्रांसफ़र से सिर्फ बच्चे ही खुश होते। फीफा भी ट्रांसफ़र की प्रतीक्षा बेसब्री से करने लगते। सहारनपुर में ट्रांसफ़र की खबर हर बार की तरह बच्चों में उत्साह का विषय बन चुकी थी। जहां सब तबादले को उपयोगी विकल्प के तौर पर देख रहे थे, वहीं ललिता को मौजूदा घर देखकर दुख हो रहा था। कैसे छोड़ेगी उसे, जिसने हर समय सुरक्षा दी। जहां वो रह लेती, उस शहर से, घर की दीवारों से प्रेम का नाता जोड़ बैठती। फीफा का सहारनपुर का तबादला उसकी स्थानीय प्रगाढ़ता को फिर से तोड़ने जैसा मौका था। फीफा को नौकरी करते 10 साल बीत चुके थे, मगर पत्नी को ट्रांसफ़र की पीड़ा सहने की तनिक भी आदत नहीं पड़ी थी। जब भी तबादला होता, ललिता और फीफा के बीच झगड़े बढ़ जाते। दोनों के बीच रस्साकसी का खेल तब तक चलता रहता जब तक नई जगह जाकर ललिता नए शहर को अपना नहीं लेती। नई जगह जाने की धुन में डबराल परिवार के बच्चे नए शहर, नए मित्र, नए स्कूल, नए अध्यापक से मिलने को जितने उतावले थे, ललिता उतनी ही कुंठित थी। तबादले से जुड़ी हर नई बात उसे प्रखरता से ज़्यादा चुनौतियों से भरी लगती। उसका बस चलता तो पति का ट्रांसफ़र कभी होने ही न देती, मगर नौकरी के हाथों मजबूर थी। सहारनपुर अच्छी जगह बता रहे हैं लोग, चीज़ें भी अच्छी मिलती हैं वहाँ। फीफा ने मौका देखकर चुप्पी तोड़ी। पहियों पर परिवार लिए फिरते हो, एक जगह कभी टिकते नहीं, कहते हो चीज़ें अच्छी मिलती हैं। एक जगह से उखड़ कर दूसरी जगह बसने का दर्द पुरुष क्या जाने। धन्य होंगी बंजारे औरतें जो छकड़ा अर्थात गाड़ी में घर लिए फिरती रहती हैं। मेरा तो धैर्य ही अब चुकने लगा है। यहाँ से वहाँ भटकने से ज़्यादा जटिल काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। ललिता उबल पड़ी। अरे तुम्हें तो अभ्यस्त हो जाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। ललिता ने गुस्से में कोई भी जवाब नहीं दिया। फीफा ने मौका टालने के लिए बोल तो दिया, लेकिन मुंबई से इलाहाबाद आने के समय ललिता का बिफरना याद आने लगा। ट्रांसफ़र सौगात नहीं, चैलेंज है। सिर्फ सामान बांधकर दूसरी जगह पहुंचना भर नहीं। एक शहर से दूसरा शहर बदलना, घर बदलना, साग सब्जी वाले, दूध वाले, न्यूज़पेपर वाले के साथ काम वालियाँ, पड़ोसी, मित्र, बच्चों के मित्र, स्कूल, अध्यापक और सबसे ज़्यादा अपने मन को नई जगह के अनुरूप ढालना सबसे जटिल और दुरूह काम है। हम कोई खानाबदोश तो है नहीं जो घुमक्कड़ी के संस्कार लेकर पैदा हुए हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि तुम्हारा सहयोग मिलने से रहा। कुछ देर फीफा चुपचाप पैकिंग लिस्ट बनाने में लग गए, सोचकर कि इस बार वे खुद सारे काम करेंगे। कुछ महीनों के बाद पहियों पर घर लेकर फीफा इलाहाबाद से सहारनपुर आ गए। हफ्ते भर रेलवे गेस्ट हाउस में रुकने के बाद डबराल परिवार को सरकारी आवास मिल गया, जिस पर रंग रोगन चढ़ाकर सजाया गया था। नए परिवेश में अपने को सुरक्षित और खुश देखने के लिए फीफा ने अपनी भूमिकाएं पहले से तय कर रखी थीं, मगर
सहारनपुर आते ही नौकरी की नई व्यवस्थाओं में फीफा बेफिक्र हो महीनों घर को भूले रहे। सीलन युक्त वातावरण को स्वीकारते नकारते, खिजाते खिसियाते ललिता लगातार जमने और व्यवस्थित होने का प्रयास करती रही। बच्चों का दाखिला कौन से स्कूल में करवाना है, फीफा ने ऑनलाइन सब पता लगा रखा था। सहारनपुर आते ही रजत और गुड्डू के एडमिशन करवा दिए गए। बच्चों की यूनिफॉर्म और किताबें भी जुटा दी गईं। मीठी छोटी थी, ललिता के साथ दिन भर खेलती रहती। फीफा के परिवार की गाड़ी ठीक ठाक चल पड़ी थी, मगर सामान के डिब्बे उतने ही खुले थे जितने फीफा और बच्चों के लिए ज़रूरी थे। ललिता अभी भी किचन के बर्तनों के लिए परेशान थी। जब फीफा ने देखा घर में ज़रूरी चीज़ें खोलने को लेकर तनाव बढ़ रहा है, ऑफिस से अस्थायी सहायकों को घर भेज दिया। सहायकों के सहयोग से ललिता ने हफ्ते भर में घर को घर जैसा बना लिया। ऑफिस से लौटते हुए फीफा को भी अपना घर घर जैसा लगा, मगर ललिता का मूड ठीक नहीं दिख रहा था। जबकि सहारनपुर आते ही सरकारी आवास को फीफा ने अपना घर मान लिया था। रजत और गुड्डो कभी कभी ललिता से बात करना चाहते। माँ की अपनी परेशानियाँ थीं, डांट कर भगा देती, या फिर पढ़ाई करो का राग अलापने लगती। बच्चों को माँ का स्नेह नहीं मिल पाता। जब जब ललिता बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करती, रजत गुड्डो सोचते, नई जगह आकर सब कुछ नया सुंदर मिल सकता है सिवाय माँ के। काश मम्मी भी थोड़ी सी बदल जाती, माँ ज़्यादा फ्रेंडली और लविंगली हो जाती तो मज़ा कुछ और ही हो सकता था जीवन का, बच्चे सोचते। रो धोकर हंस खेल घूम टहल कर सहारनपुर में 6 महीने बीत चुके थे। सहायिका, जिसका नाम रूपा था, ने काम से एक दिन की छुट्टी मांगी। ललिता ने बिना रूपा की बात सुने मना कर दिया। रूपा को छुट्टी की ज़रूरत थी। वो सोचती रही, उसे हर महीने 4 छुट्टियों की बात याद आई। उसने ललिता से जाकर कहा। रूपा को अगले दिन की छुट्टी मिल गई। अगले दिन बच्चों को स्कूल भेजकर ललिता ने घर के काम करने शुरू किए। कपड़े सुखाने पहली बार वो बालकनी में निकली। अगस्त का महीना, चारों ओर हरियाली छाई थी। शहतूत के कई पेड़ घर के आगे लहरा रहे थे। उनमें से एक शहतूत बालकनी में झुकाया था। उसे देखकर ललिता को थोड़ी अड़चन महसूस हुई, मगर हरियाली ने उसका मन बांध लिया। वो खोसी गई। पेड़ मनुष्य के साथी हो सकते हैं। पेड़ों को देखकर मन खुशी से भर सकता है। कभी सोचा ही नहीं था मैंने। निश्चित ही इस घर में शहतूत प्रेमी रहा होगा। पेड़ लगाता कोई है, फल कोई और खाता है। पेड़ों के पास ज़ुबान होती तो ज़रूर उस आदमी का पता पूछती। हवा की कोमल छुअन से ललिता को सुकून मिल रहा था। उस दिन जब दिन ढला तो चाय लेकर फिर से बालकनी में पहुंच गई। जिस माँ को टीवी में आंखें गड़ाए देखते थे बच्चे, वो बालकनी में। गुड्डो रजत को बड़ा अचंभा हुआ। उसके बाद ललिता ने बालकनी को घर में शुमार कर लिया। खिड़की दरवाजे खुलने लगे। अब घर ताज़ा हवा से भरा रहने लगा। ये देखकर फीफा को अच्छा लग रहा था। वो सहारनपुर को लकी मानने लगा था। फीफा बालकनी में चाय पीते, अखबार पढ़ते, बच्चों को खेल खिलाने लगे। मीठी की उछल कूद सबको भली लग रही थी। फीफा के परिवार को सहारनपुर वरदान सा लगने लगा था। मौसम आने पर शहतूत हरे रंग के फलों से भर गया। धीरे धीरे फल काले रस भरे होने लगे। फीफा और बच्चे बालकनी से ही फलों को तोड़कर मज़े से खा रहे थे। ललिता 1-2 फल चख लेती। पेड़ के नीचे ज़मीन पर पड़े फलों को बच्चे जब कुचल देते, फर्श पर दाग लग जाते, वो तंग हो जाती। दिन अपनी तरह से गुजर रहे थे। ललिता की सफाई रूपा को मीनिया लगने लगी थी। धीरे धीरे जो पेड़ ललिता को अच्छा लग रहा था, वो उसे कोसने लगी। मगर जितना ललिता पेड़ को कोसती, उतना ही रूपा उसे स्नेह करती। रूपा ने रेलवे कॉलोनी में जब से काम पकड़ा था, उसे बचपन के दिन याद आने लगते थे। शहतूत देखकर तो रूपा भावुक हो जाती। शहतूत की छाँव में उसने अपना बचपन बिताया था, सोचती रहती। फीफा और बच्चों को पेड़ की नज़दीकी भली लग रही थी। उसकी डालियाँ दिन दूनी रात चौगुनी फैल रही थीं। जब डंगालें बड़ी होकर कमरे में घुसने लगीं, फीफा ने वुड कटर से पेड़ की छटाई कर दी। रूपा को अच्छा नहीं लगा। बच्चों ने भी मना किया। फीफा ने कहा, जैसे तुम लोग बाल कटवाते हो, पेड़ों की कटिंग कर उन्हें सुंदर बनाया जाता है। रजत और गुड्डो को पिता की बात तार्किक लगी। वे खुश हो गए। ललिता का मन था पेड़ जड़ से कट जाए तो पीछा छूटे। समय अपनी लय में चलता रहा। 3 साल कब निकल गए, ललिता को तब पता चला जब एक दिन रजत और मीठी के कपड़े उटंग दिखे। ललिता को तबादले का कस्ता शिकंजा और इलाहाबाद के आवास की याद हो आई। उसका मन बिगड़ गया।
अभी तो उसे सहारनपुर से प्रेम हो पाया था, फिर उखड़ने का समय आ गया। ट्रांसफ़र आने वाला होगा? एक दोपहर ललिता ने पति से पूछ लिया। तुम्हें जब अच्छा नहीं लगता तो क्यों याद करती हो? जब आना होगा आता रहेगा, फीफा ने कहा। मेरे याद न करने से ट्रांसफ़र रुक जाए तो मैं कभी ना याद करूं, ललिता भुनभुना कर उठ गई। उस दोपहर की छोटी मोटी झिकझिक रात तक लड़ाई में बदल गई। माहौल ठीक बना रहे फीफा ही चुपचाप जाकर सो गए। सुबह जब ऑफिस पहुंचे तो उनकी टेबल पर एक पीला लिफाफा रखा था। शाम को फीफा ट्रांसफ़र की खबर लेकर ही घर लौटे। ललिता, इस बार ट्रांसफ़र किसी कस्बे के छोटे से रेलवे स्टेशन अमियापुर में हुआ है। बच्चों की पढ़ाई का वहाँ कोई अच्छा विकल्प नहीं है। मैंने पता लगा लिया है। तुम लोग यहीं रहना, मैं अकेला वहाँ जाऊँगा। हाय रब्बा, अब क्या होगा? ये नौकरी तो मेरे प्राण लेकर रहेगी, ललिता बिसूर पड़ी। चिंता की कोई बात नहीं, ऑफिस में कई बंदे वहाँ जा चुके हैं। इसी घर को होल्ड करने की सुविधा है। तुम आराम से रहो, मैं जल्दी जल्दी घर आता रहूँगा। मतलब अब मैं बच्चों को लेकर अकेले इस भूत बंगले में रहूँगी? क्या परेशानी? खरे साहब का परिवार भी इसी कॉलोनी में रहता है। चलो आज ही चलकर तुम्हारी मुलाकात उनके परिवार से करवा देता हूँ। ललिता खींचती रही लेकिन हामी नहीं भरी। घर की ऊब चूब के बीच फीफा पोस्टिंग चले गए। फीफा के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया। मीठी के अलावा रोया कोई नहीं। रजत और गुड्डो पापा का साथ मिस करते रहे। घर बाहर में तालमेल बैठाने में ललिता को खासी दिक्कत आई। शहतूत उसके लिए नित नई मुसीबतें खड़ी कर रहा था। बेतरतीब बढ़ती डालियों में उलझकर कपड़े फटना, चिड़ियों का शोर, घोंसलों से झड़ता कूड़ा, फलों से फैलती गंदगी, बच्चों की यूनिफॉर्म में लगते दाग और चादरों आदि का फटना। ललिता परेशान हो उठी। ललिता की पेड़ से ठन गई। अब वो जब भी उसकी ओर देखती सोचने लगती, आंधी इतनी जोर से आए कि उड़ जाए, इसकी जड़ों में दीमक लग जाए, किसी को लकड़ी की ज़रूरत पड़े और इसे कटवा कर ले जाए। कभी सोचती क्या अमरबेल फेंक दूँ इस पर, सारा खून चूस जाएगी, तब पता चलेगा इसे किसी को सताना क्या होता है। मन के भीतर चलता द्वंद्व उसके चेहरे पर छलकने लगा था। पेड़ किसी को क्या ही दुख दे सकते हैं, इस मैडम को किसी और बात का कष्ट है, ललिता को देखकर रूपा सोचती रहती। एक दिन ललिता को बच्चों को लेकर स्थानीय पिकनिक जाना था। जॉर्जेट का दुपट्टा धोकर उसने बालकनी में फैला दिया। खेल खेल में रजत ने उसे खींचा तो वो उलझ कर फट गया। गुड्डो ने दुपट्टा छिपा दिया। ललिता ने गुड्डो से दुपट्टा लाने को कहा। दुपट्टे को जैसे ही ललिता ने कंधे पर डाला उसके होश उड़ गए। दुपट्टा बेतरतीबी से फट चुका था। उलट पलट कर कई बार उसने देखा, कहीं से भी उसे ओढ़ा नहीं जा सकता था। ललिता ने अपना सिर पकड़ लिया। माँ की अंतिम निशानी। ललिता की आंखें छलक पड़ी। पेड़ उसे दुश्मन का दुश्मन लगने लगा। सजे धजे बच्चे माँ के सामान्य होने की प्रतीक्षा करते रहे। ललिता ने पिकनिक पर जाना कैंसिल कर दिया। बालकनी में जाकर पेड़ को जी भर कोसा, फिर पत्ते नोचकर डालियाँ तोड़ डालीं। अब ये काम वो रोज़ करने लगी थी। रूपा देखती तो उसे बड़ा अजीब लगता। उसने ललिता से पूछा, मैडम जी, आप पेड़ पर इतना गुस्सा काहे करती हो? बचपन में एक नीम के पेड़ पर झूला झूल रही थी, एक डाली टूटकर मेरे ऊपर ही गिरी। पापा बचा ना लेते तो मर गई होती, ललिता बुदबुदाई। ऐसा नहीं मैडम, आप बिना बात डर गई हैं। बिना बात नहीं, पेड़ वेड़ सब बेकार हैं। ये महाराज मेरे कपड़ों का कबाड़ा कर रहे हैं। मालूम नहीं था कि ये इतने बेमुरव्वत निकलेंगे। अब तो इसे कटवा कर ही रहूँगी। ये झूम झूम कर मेरा नुकसान करें, कपड़ों का सत्यानाश करें, और मैं इन्हें पानी पिलाती रहूं, दुलार करती रहूं। ये मेरी सफ़ेद गुलाबी पीली चादरों को धब्बे से भरते रहें, बच्चों के कपड़े फाड़ते रहें और मैं इन्हें प्रेम से देखती हूँ। ललिता एक सांस में क्या क्या कह गई। मैडम को पेड़ से ही नहीं, अपने से, बच्चों से, पड़ोसियों से, सबसे चिढ़ है। सारा दिन बड़बड़, अजीब हैं। रूपा सोचकर दंग थी। ललिता की बड़बड़, गालियाँ, कोसना कभी नहीं थमा। एक दिन किचन से चाकू लेकर ललिता ने पेड़ के तने पर खचाखच कई वार कर दिए। रूपा कमरे से देख रही थी। उसे लगा ललिता का चाकू पेड़ पर नहीं, उसके सीने में खप खप धंस रही है। अरे दादा, मैडम ये क्या कर रही हैं? रूपा दौड़ कर आई। ललिता गुस्से में अंदर चली गई। रूपा पेड़ के तने को सहलाती रही। चाकुओं के घाव की जगह हल्का पीला पीला पस जैसा निकल रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बाद रजत ने पेड़ों की दुनिया कविता को पढ़ाने को माँ से कहा। आग लगे पेड़ों की दुनिया में, मेरा तो कितना नुकसान कर चुका है पेड़, ललिता ने कहा।
मत कहो ऐसा मम्मी, पेड़ किसी का बुरा नहीं करते, वातावरण को अच्छा बनाते हैं, हमारी मैम कहती हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादा ज्ञान मत बांटो। देखी नहीं अपनी वाइट यूनिफॉर्म? मम्मी मुझे कविता पढ़ाओ ना, रजत ने कहा। ललिता पेड़ों की दुनिया कविता पढ़ाने लगी। इतने में गुड्डो दौड़ती हुई आई। मम्मी मीठी ने कुर्ता फाड़ दिया, नया वाला। मैंने नहीं, मुझसे नहीं पता ये कैसे फटा। मीठी ने नहीं, उस पेड़ ने किया। ललिता बालकनी में पहुंच गई। पेड़ हवा में डोल रहा था। ललिता को लगा वो उसे चिढ़ा रहा है। फटा कुर्ता पेड़ पर लटक रहा था। पापा आएंगे तब आएंगे, इसे तो मैं ही देख लेती हूँ। ललिता अपने बचपन की स्मृतियाँ खंगालने लगी। पेड़ों को हानि न पहुँचाने के लिए उसकी अजिया जिन बातों को मना करती रही थीं, उसने उन सारी बातों को अंजाम दिया। अजिया की बातें वैज्ञानिक युग में बेकार हैं, सोच लिया। बावजूद उसके शहतूत हरा भरा लहराता रहा। ललिता ने फिर से बालकनी में आना जाना बंद कर दिया। रूखे बेजुबान हुए हैं, लेकिन मानुस का कहा सब सुनत हैं। इन्हें बुरा भी लगता है। मन पर धर लिया तो खड़े खड़े सूख जावेगा ये भी। एक दिन रूपा कहती जा रही थी, अरे चलो हटो, लगे बुरा, मैं तो चाहती हूँ ये सूख कर गिर जाए। जा तू अपना काम कर। पहली बार रूपा का मन करहा उठा था। वो शहतूत का विशेष ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे मौसम ने करवट बदली। पतझड़ में सारे पेड़ों से पत्ते झड़ गए। ललिता को परेशान करने वाला भी बदसूरत होता चला गया था। कुछ समय बाद सब पर पत्ते लहकने लगे, लेकिन शहतूत उजाड़ ही खड़ा रहा। रूपा ने सोचा, ललिता को डराने का यह अच्छा मौका है। वो कहेगी मैडम की गालियाँ खाते खाते पेड़ मर गया। वहीं ललिता ने जब पेड़ को देखा तो उसका मन सुकून से भर गया। चलते फिरते अब ललिता पेड़ की टहनियाँ चाकू से काटने लगी। इस तरह 1/4 पेड़ काट कर गिरा दिया। मोटी डालें बची थीं। दूसरे पेड़ों पर मुलायम पत्ते गाढ़े हरे होकर बड़े हो चुके थे। इस पेड़ की कंकाल काया ज्यों की त्यों ही बनी थी। रूपा को पेड़ सूखने का भय हो गया। पेड़ की हालत की जिम्मेवार मैडम है। उनका ही कोसा पड़ा है रुख पर। कितनी गालियाँ खाई हैं बेचारे ने। कोई भी होता ऐसे ही सूख कर मर जाता। क्या बड़बड़ा रही हो? पेड़ अपने आप सूखा है, मैंने कुछ नहीं किया। चलो अच्छा हुआ सांप भी मर गया और लाठी टूटने से भी बच गई। भेद भरी गहरी सांस छोड़ते हुए ललिता ने रूपा से कहा, मैडम ये रूख तो जैसे मानुस था। गालियाँ सुनकर मर गया बेचारा। दिन रात का कोसना सह न सका गरीब। पंछियों के बिना सूना पड़ा। कौन पंछी आएगा इस पर? थोड़ी सी हवा में कांपने लगता है, किसी दिन जड़ सहित गिर जाएगा। ललिता रूपा का मुंह ताकने लगी। रूपा जंगल हरियाली पेड़ों की बातें करती रही, दुखियाती रही। ललिता का स्त्री मन न जाने कब और क्यों पिघलने लगा। वो पेड़ को ध्यान से देखने लगी। पेड़ अपमानित सा खड़ा दिखा। ललिता ने उसकी डाली झुकाई, टूट गई। दूसरी डाल झुकाई, वो भी टूट गई। लगातार कई डालियों के साथ वही हुआ। ललिता डर गई। उसे लगने लगा कि कोई उससे सच में बड़ा गुनाह हो गया। अरे ये क्या हुआ? तू तो बिल्कुल सूख गया। मेरी बातों को दिल से क्यों लगा बैठा? मैंने कभी नहीं चाहा कि तू सूख कर मर जाए। मैं तो तेरी बदमाशी से परेशान थी, इसलिए। ललिता ने गिड़गिड़ाते हुए एक दिन शहतूत के आगे कहा। मन और भारी हो गया। अब वो अक्सर पेड़ से माफ़ी मांगने लगी थी। ललिता में आ रहे बदलावों को देखकर रूपा चुप थी। दुनिया में यूं ही कुछ नहीं होता है मैडम, सबका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। यह रूख ने भी हरा बना रहने का खूब प्रयास किया, मगर एक बार जो सिकुड़ा तो बेचारा मरने के कगार पर जा पहुंचा। मैडम जी खुश रहो। झाड़ू लगाते हुए रूपा अपने में ही बुदबुदा रही थी, लेकिन चाह रही थी ललिता सुन ले। ललिता ने सुन लिया। कुछ कह रही हो रूपा? नहीं, कुछो नहीं। रूपा अपना काम खत्म कर उस दिन चली गई। एक पेड़ की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम हो। ललिता का स्वबोध चीख उठा। वो सोते हुए उठ बैठी। उसके बाद उसे नींद नहीं आई। रात भर बेचैनी में चक्कर काटती रही। अगले दिन वो पेड़ के पास सबसे पहले पहुंची। तुझे क्या हुआ? हो जाना हरा। तुझसे ज़्यादा बच्चों से भरा बुला कहती हूँ। मैं उनकी माँ हूँ। जो चाहूँगी उन्हें करना पड़ेगा। मैं कहूँगी खड़े रहो तो उन्हें खड़े रहना पड़ेगा। मैं कहूँगी बैठ जाओ, उन्हें बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं उनकी देवतुल्य माँ हूँ। अपनी अतुल्य ममता उन्हीं पर उठाती हूँ, इसलिए अधिकार समझती हूँ। सुना तुमने? लोग कहते हैं पेड़ भी बच्चों की तरह होते हैं। फिर तुमने मुझे माँ क्यों नहीं माना? क्यों मेरी बातों को दिल से लगा लिया? ललिता गिड़गिड़ाते हुए आत्मालाप कर रही थी। रूपा पीछे खड़ी सुन रही थी। रूपा बोली,
मैडम आप चिंता ना करो, रुख तो गिरते मरते ही रहते हैं। हम लोग अपने लिए कुछ भी धीरज धर लें, लेकिन बोला गया शब्द अर्थात शब्द मरता नहीं। ब्रह्मांड में अर्थात ब्रह्मांड में सबकी बातें सुनता है, सबको जवाब लौटाता है। तूने ये सब कहाँ सुना? तू आई कब? दरवाज़ा किसने खोला? रजत भैया ने। आज संडे है ना, बस अभी अभी आई हूँ। तू आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, कहाँ सीखी? आप लोगों के घर में सुनकर मैडम। एक साहब के घर काम करते हैं, वे लोग हमसे कहते हैं शब्द अर्थात शब्द अमर होते हैं, सोच समझ कर बोला कर, झूठ बोलकर छुट्टी मत लिया कर। हाँ होते होंगे, मैं नहीं मानती। मैंने कुछ गलत किया इसके साथ? ललिता ने अपना डर छिपाते हुए हेकड़ी दिखाई। हाँ सच्ची बात मैडम, आपने तो कुछ भी नहीं किया। न रुख को काटा, न उसकी देह को उजाड़ा, बस गालियाँ ही तो दी हैं, उसकी डालियाँ ही तो तोड़ी हैं। चाकू से रुख की देह को गोदा है, जी भर भर कर कोसा है। रूपा भवक रही थी मगर धीरे से। तुझे पता है, इससे ज़्यादा बच्चों को डांटती हूँ मैं, वे हंसते बोलते रहते हैं, तू भी जान ले। माँ पिता की गालियाँ बच्चों के लिए अच्छी होती हैं, बच्चे संस्कारवान बनते हैं। तू भी लगाम कसकर रखना अपनी औलाद की। मैडम, रजत भैया आपके पीछे आपकी इज्जत नहीं करते। मैंने सुना है, गुड्डो बहुत ज़्यादा सहमी रहती है, खुलकर हंसती भी नहीं। जब से साहब गए घर में मनहूसियत छाई रहती है। जो बात रूपा बहुत दिन से कहना चाहती थी कह दी। ललिता अपराध बोध में जकड़ गई। पेड़ की हत्या उसने की है, उसका मन उमड़ पड़ा, वो भीतर चली गई। रूपा को पेड़ पर पत्ते आने की बेसब्री से इंतज़ार था। दोनों की बातों को पेड़ जैसे सुन रहा था। एक दिन सुबह के नारंगी आसमान पर सूरज उगता आ रहा था। रूपा काम कर रही थी, ललिता सोफे में बैठी टीवी देख रही थी, मीठी सो रही थी। रजत और गुड्डो स्कूल जा चुके थे। मैडम देखो, रुख पर पत्ता ही पत्ता फूट पड़ा है। क्या बात करती है? सच में? आओ देखो मैडम, शहतूत जिंदा है। ग्लानि से भरी ललिता ने शहतूत पर पत्तों के अंकुरण देखे। उसकी आंखें गीली हो गईं। अदृश्य के प्रति धन्यवाद से मन भर गया। पाप मुक्त होने के भाव से भरी ललिता को लगा गर्त में गिरने से किसी ने बचा लिया। उसने रूपा को ध्यान से देखा, वो मुस्कुरा रही थी। अब कभी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ललिता का कंठ भीग आया था। रूपा को तसल्ली हुई। रूपा बोली, मैडम जी, रुख के बारे में हम सब जानते हैं। हमारे पुरखे छत्तीसगढ़ के जंगलों में रहते थे कभी। हम मोबाइल के ज़माने के भटके हुए आदिवासी हैं जो शहरों की ओर चले आए, अर्थात शहरों की ओर चले आए। हमारा बचपन जंगलों में ही बीता। रुख हमारे दुख सुख के साथी रहे। हमारी अम्मा कहा करती थी, रुख कोने के बले नुकसान नी करुआत, अर्थात पेड़ किसी का बुरा नहीं चाहते। रूपा पेड़ों के बारे में अपने अनुभव बता रही थी। ललिता की आंखें सुखद आश्चर्य से फैलती जा रही थीं। रूपा, पहियों पर परिवार लिए भले फिरती रहूं, लेकिन तुझसे वादा रहा, अब जहां ट्रांसफ़र जाऊंगी पेड़ जरूर लगाऊंगी। पेड़ दुश्मन नहीं, सुख दुख के साथी होते हैं। तू ठीक कहती है। रूपा ने शहतूत को नेह से निहारा। अभी आपने सुनी कल्पना मनोरमा जी की लिखी हुई कहानी पहियों पर परिवार। पर्यावरण और प्रकृति पर आधारित उनकी ये कहानी संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के बीकॉम प्रथम वर्ष में नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में शामिल है। आपको भी यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।